प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 बोलते हैं। आज का बच्चों अपना प्रकरण है अंतरिक्ष अभियान। अंतरिक्ष अभियान में हमने एक वीडियो सीखा था, भाग 1। ये भाग दूसरा है। अंतरिक्ष अभियान जिसको हम स्पेस मिशन भी बोलते हैं। जैसा हम लोगों ने सीखा था कि अज्ञात का मानव हमेशा आकर्षण रहा है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर अपने ज्ञान की परिधि को बढ़ाने का वह सतत प्रयत्न करता आ रहा है। अंतरिक्ष और उसमें टिमटिमाते तारों का भी उसे प्राचीन काल से कौतूहल रहा होगा। अंतरिक्ष में उड़ने के स्वप्न वह हमेशा ही देखता रहा होगा और उसके लिए वो प्रयत्नशील भी रहा होगा और आज वह सफल भी हो गया होगा। तो बच्चों, हम लोग इस पाठ में अंतरिक्ष अभियान, कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह का वर्गीकरण, कृत्रिम उपग्रहों की भ्रमण कक्षा, उपग्रह प्रक्षेपक और पृथ्वी से दूर गए अंतरिक्ष अभियान, ये सारी चीजें थी जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में अंतरिक्ष अभियान और अंतरिक्ष अभियान की आवश्यकता और महत्व, कृत्रिम उपग्रह के प्रकार, उपग्रह का कार्य और कृत्रिम उपग्रह की परिभ्रमण कक्षा, उसमें हम लोगों ने उच्च कक्षा, मध्यम कक्षा और निम्न कक्षा के बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में सीखा था। आज हम इसमें पार्ट 2 में उपग्रह प्रक्षेपक, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और पृथ्वी से दूर गए अंतरिक्ष अभियान, चंद्र अभियान जिसको मून मिशन बोलते हैं, मार्स मिशन जिसको मंगल अभियान बोलते हैं, भारत और अंतरिक्ष तंत्र ज्ञान, और अंत में अंतरिक्ष का कचरा और उसका व्यवस्थापन, इस सब के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले हम उपग्रह प्रक्षेपक जिसको सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स बोलते हैं, किसी उपग्रह को हम कैसे छोड़ते हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ये अंतरिक्ष अभियान है, स्पेस मिशन। जैसा हम लोगों ने सीखा था, चंद्रमा पर भी हम लोगों ने कदम रख लिया है। पहले वीडियो में हमने बताया था कि अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में जाने वाला सर्वप्रथम मानव रशिया का रहने वाला यूरी गागरिन था। उन्होंने 1961 में पृथ्वी की परिक्रमा की और चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, जो अमेरिका के थे, 1961 में। भारत के राकेश शर्मा, जिन्होंने सन 1984 में रशिया के अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा की। सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला ने भी अमेरिका के नासा संस्था के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में भ्रमण किया। ये है उपग्रह प्रक्षेपक। उपग्रह को कैसे छोड़ा जाता है, ये सब PSLV-3, PSLV-CA, PSLV-G, ये तमाम प्रकार के उपग्रह जो कृत्रिम उपग्रह हम बनाते हैं, हमारे वैज्ञानिक इसको कैसे पृथ्वी की कक्षा में जहां भी ले जाना रहता है कैसे लॉन्च करते हैं,
तो इसको सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स बोलते हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। उपग्रहों की उनकी निर्धारित कक्षाओं में स्थापित करने के लिए उपग्रह प्रक्षेपकों का उपयोग किया जाता है। उपग्रह प्रक्षेपण का कार्य कैसे कार्य करता है बच्चों? न्यूटन के गति विषयक तीसरे नियम पर आधारित है। प्रक्षेपक में विशिष्ट प्रकार के ईंधन भी भरे जाते हैं। इन ईंधनों के ज्वलन से निर्माण होने वाली गैसें गर्म होने के कारण प्रसारित होती हैं और प्रक्षेपक की पूंछ की ओर से प्रचंड वेग से बाहर निकलती हैं। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप प्रक्षेपक पर एक धक्का थ्रस्ट कार्य करता है और प्रक्षेपक पर लगने वाले धक्के के कारण प्रक्षेपक क्या होता है बच्चों? अंतरिक्ष में प्रक्षेपित होता है। अब उपग्रह का भार कितना है, वह कितनी ऊंचाई पर स्थित कक्षा में प्रतिस्थापित करना है, इसके अनुसार प्रक्षेपक की जो रूपरेखा होती है बच्चों निर्धारित की जाती है और प्रक्षेपक को लगने वाला ईंधन भी इसी आधार पर निश्चित किया जाता है। प्रक्षेपक ईंधन का ही भार बहुत अधिक होता है, प्रक्षेपक ईंधन का भार ही बहुत अधिक होता है। अतः प्रक्षेपक को प्रक्षेपित करने के लिए समय उसके साथ ईंधन के बहुत अधिक भार को भी वहन करना पड़ता है। अतः उसके लिए उसको कई खंडों में प्रक्षेपक का उपयोग करते हैं। इसी युक्ति के कारण जैसा पहले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि एक एक खंड उसका निकलता रहता है। इसी युक्ति के कारण प्रक्षेपक ने उड़ान भरने के पश्चात क्रमशः उसका भार कम होने लगता है। तब कोई प्रक्षेपक कितने खंडों में विभाजित हो जाता है ये देखेंगे आप। ये देखिए, ये सैटेलाइट स्पेस शटल लॉन्च है। T-minus 90 seconds and counting. All systems are go. We're about 90 seconds from the launch of Space Shuttle Discovery. T-minus 60 seconds and counting. We are transferring to orbiter internal power at this time. Discovery is now running off its 3 onboard fuel cells. Coming up on a go for auto sequence start. And we have a go for auto sequence start. Discovery's onboard computers have primary control of all the vehicle's critical functions. T-minus 17 seconds and counting. 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Stand by for the throttle up call from Capcom Steve Brett. Discovery, you can go at throttle up.
Throttle up, throttle down, flight commander Steve Lindsay. Solid rocket booster separation confirmed. Guidance now converging. Discovery's onboard computers commanding the main engine nozzles to swivel, aiming the shuttle for its precise target in space for main engine cutoff. इस प्रकार से बच्चों आप लोगों ने देखा कि कैसे जो है ये प्रक्षेपण होता है। ये देखते हम, ये देखिए हमने आपको बताया कि देखिए घन ईंधन पर कार्य करने वाला प्रारंभिक धक्का निर्माण करने वाला ये इंजन होता है। यहाँ पर ईंधन भरा रहता है। दूसरा घन ईंधन पर कार्य करने वाला ये पहला खंड है, और ये द्रव ईंधन पर कार्य करने वाला दूसरा खंड है, और ये घन ईंधन पर कार्य करने वाला तीसरा खंड है, और द्रव ईंधन पर कार्य करने वाला चौथा खंड है। इसके बाद सबसे ऊपर जो होता है उपग्रह रखने की जगह होती है। उपग्रह रखने की क्या होती है? जगह होती है। तो जैसा आपने अभी हमने बताया कि ईंधन, आपने वीडियो में भी देखा, ईंधन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो पार्ट पार्ट में खंड खंड करके रुकना होता है। जैसे जैसे इसका वजन कम होता जाता है, इसकी स्पीड का वेग भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो अपने भारत के इसरो इस संस्थान में बनाए हुए प्रक्षेपक ये PSLV है। इसकी बाह्य रूपरेखा है। ये कैसे कार्य करता है देखिए बच्चों। ये देखिए इसका एक भाग अलग हो गया, माने सबकी निश्चित दूरी है, कितनी दूरी के जाने पर एक भाग अलग होगा। फिर दूसरा जो होता है ये देखिए घन ईंधन पर कार्य करने वाला है, इसका दूसरा भाग अलग हो गया। और ये द्रव ईंधन पर जो कार्य करने वाला है इसका ये भाग अलग हो गया। अगले ये तीसरा खंड है, ये अलग हो गया। फिर द्रव ईंधन पर कार्य करने वाला इसका चौथा खंड अलग हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, जहां पर उपग्रह सैटेलाइट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है PSLV से भेजा जा रहा है, वहां पर ये जाकर के बच्चों देखिए ये स्थापित हो गया। वहां पर जाकर के क्या हो गया? स्थापित हो गया। तो इस प्रकार से हम प्रक्षेपित किया गया उपग्रह विशिष्ट कक्षा में क्या होता है? स्थिर हो जाता है और वहां पर कार्य करने लगता है। तो बच्चों दीपावली के दिनों में उड़ाए जाने वाले रॉकेट, जो हम रॉकेट उड़ाते हैं, वो भी एक प्रकार का प्रक्षेपक ही है। इस रॉकेट में स्थित ईंधन उसे जोड़ी हुई बाती की सहायता से जलाने पर रॉकेट प्रक्षेपक की तरह ऊपर उड़ता है। कोई गुब्बारा फुलाकर छोड़ दिया जाए तो उसकी हवा जोर से बाहर निकलती है और गुब्बारा विपरीत दिशा में ढकेला जाता है। यह क्रिया भी न्यूटन के गति विषयक तीसरे नियम पर आधारित है, और इसी नियम के आधारित पर जो होता है सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। बच्चों आप जैसे जानते, सभी लोग जानते हैं, ये देखिए यहाँ सैटेलाइट दिखा गया कि कैसे छोड़ा जा रहा है। आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि पृथ्वी से दूर गए अंतरिक्ष अभियान, स्पेस मिशन अवे फ्रॉम अर्थ, अधिकांश उपग्रह हमारे जीवन को अधिक समृद्ध बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। कृत्रिम उपग्रहों पर रखी गई दूरबीनों के द्वारा विश्व के विविध घटकों की अधिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। कुछ अंतरिक्ष अभियान विश्व के विषय में ज्ञान बढ़ाने के लिए चलाए जाते हैं।
ऐसे अभियानों की जानकारी प्राप्त हुई है और सौर मंडल की उत्पत्ति तथा उत्क्रांति को समझने में भी सहायता मिलती है। ऐसे अभियानों के लिए अंतरिक्ष यान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होकर अंतरिक्ष में सफर कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने कभी ये सोचा है? आप सभी जानते हैं पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी तरफ क्या करती, खींचती है, क्योंकि उसमें आकर्षण बल होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के पृष्ठभाग से, एक होता है इसके वेलोसिटी, जब इन उपग्रहों को छोड़ा जाता है तो इसके वेलोसिटी से छोड़ा जाता है, माने जिसको पलायन वेग कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, पलायन वेग। और पलायन वेग का जो मान होता है उससे प्रक्षेपक की गति क्या होती है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये देखिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, इसको बोलते हैं इसके वेलोसिटी। तो बच्चों, ये जो सौर मंडल है, सौर मंडल का सबसे नजदीकी घटक क्या है, चंद्रमा है। और चंद्रमा तक हमें प्रकाश पहुंचने में 1 सेकंड लगता है। चंद्रमा से हम तक प्रकाश पहुंचने में 1 सेकंड लगता है, अर्थात प्रकाश के वेग से यात्रा करने पर हम 1 सेकंड में चंद्रमा पर पहुंच सकते हैं। परंतु अपने अंतरिक्ष यानों का वेग प्रकाश के वेग से कम होने के कारण उन्हें चंद्रमा तक पहुंचने के लिए अधिक समय लगता है। किसी अंतरिक्ष यान को चंद्रमा तक पहुंचने के लिए सबसे कम समय 8 घंटे 36 मिनट लगते हैं। 8 घंटे 36 मिनट। तो सबसे नजदीकी घटक क्या है, चंद्रमा है, जिसको प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 घंटे 36 मिनट। तो बच्चों, कोई भी उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह कैसे भेजा जाता है, किस वेलोसिटी से भेजा जाता है, इसके वेलोसिटी से भेजा जाता है। तो इसके वेलोसिटी से नहीं भेजा जाए तो आगे जाएगा ही नहीं। तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से उसको भेजते हैं। आगे हम चलते हैं मून मिशन के बारे में, चंद्र अभियान के बारे में जानते हैं। देखिए, चंद्र अभियान जिसको मून मिशन बोलते हैं। चंद्रमा हमारे लिए सबसे नजदीकी खगोलीय पिंड है। तो यहां से खगोलीय पिंड होने के कारण, सबसे नजदीकी खगोलीय पिंड होने के कारण सौर मंडल के घटकों की ओर भेजे गए अभियानों में सबसे पहले अंतरिक्ष अभियान है। ऐसे अभियान आज तक कौन कौन लोगों ने भेजा है, सोवियत यूनियन, अमेरिका, यूरोपियन देश, चीन, जापान और भारत भेजा है। सोवियत यूनियन ने भेजी हुई लूना श्रृंखला के अंतरिक्ष यान चंद्रमा के नजदीक पहुंचे थे। 1959 में प्रक्षेपित किया गया लूना 2 यह ऐसा ही पहला यान था। इसके पश्चात 1976 तक भेजे गए 15 यानों ने चंद्रमा का रासायनिक विश्लेषण किया और उसके गुरुत्व, घनत्व और चंद्रमा से निकलने वाले प्राणों का मापन किया। अंतिम 4 यानों ने वहां के पत्थरों के नमूने पृथ्वी पर स्थित प्रयोगशालाओं में अध्ययन करने के लिए लाए और ये अभियान मानव रहित थे। जो भी अभी भेजे गए थे उसमें मानव नहीं गया था। तो अमेरिका ने भी बच्चों 1962 में से 1972 में चंद्र अभियान जारी किए हैं। उनकी विशेषता यह थी कि उनके कुछ यानों द्वारा मानव भी चंद्रमा पर उतरे थे। जुलाई 1969 में जैसे आपको बताया था कि नील आर्मस्ट्रांग ये चंद्रमा पर कदम रखने वाले भारत के प्रथम मानव बने। सन 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 1 का सफल प्रक्षेपण किया और वह यान चंद्रमा की कक्षा में प्रस्थापित किया। किस सन में बच्चों, 2008 में। यह खोज करने वाला भारत का पहला देश है। इसके बाद दूसरा अभियान था मंगल मिशन, जिसको मार्स मिशन बोलते हैं। ये मंगल अभियान है। चंद्रमा के बाद पृथ्वी के जो सबसे नजदीक माना जाता है वो मंगल है।
जिसे सौर परिवार में हम लोगों ने पढ़ा था। मंगल की ओर से भी अनेक राष्ट्रों ने यान भेजे हैं, परंतु यह अभियान कठिन होने के कारण उनमें से करीब आधे अभियान असफल रहे हैं, सफल नहीं हो सके। ऐसा सभी कार्य इसरो ने किया है, हमें उस पर गौरव होना चाहिए। इसरो ने बच्चों सबसे कम खर्च में 2013 में मंगलयान सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में प्रस्थापित हुआ और उसने मंगल के पृष्ठभाग पर वायुमंडल की महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उसमें कौन कौन गए थे बच्चों? ये है राकेश शर्मा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय, और इन्होंने अंतरिक्ष में 8 दिन का समय भी बिताया है, अंतरिक्ष में 8 दिन का समय बिताया है। दूसरी है कल्पना चावला, लेकिन बच्चों इनकी जो है कल्पना चावला की जब 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आते समय कोलंबिया अंतरिक्ष यान में विस्फोट होने से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। और तीसरी थी सुनीता विलियम्स, जो 2006 में डिस्कवरी से प्रथम अंतरिक्ष का सफर और 29 घंटे शटल से बाहर काम 192 दिन रहने का विक्रम किया है इन्होंने। बहुत सारे अन्य ग्रहों के भी अभियान इस प्रकार से किया गया है और वो हमें बराबर जानकारी भी दे रहे हैं वहां से। तो भारत और अंतरिक्ष तंत्र ज्ञान कहां तक आगे बढ़ा है बच्चों, ये देखिए। भारत ने भी प्रक्षेपकों के विज्ञान और तंत्र ज्ञान में बहुत गौरवशाली प्रगति की है। प्रक्षेपण के लिए अलग अलग प्रकार के प्रक्षेपकों का निर्माण किया, जो 2500 किलोग्राम द्रव्यमान तक के उपग्रह सभी प्रकार की कक्षाओं में प्रस्थापित कर सकते हैं। कितना वजन? 2500 किलोग्राम। इनमें PSLV, ये PSLV और दूसरा है GSLV, ये दो प्रमुख है। भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान और विज्ञान में की हुई प्रगति का राष्ट्रीय और सामाजिक विकास में इसका बड़ा ही योगदान है। दूरसंचार, दूरचित्रवाणी, प्रसारण और मौसम विज्ञान सेवा में इसके लिए INSAT और GSAT उपग्रह श्रृंखला जो होता है वो कार्यरत है। देश में प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण और व्यवस्थापन इसी PSLV GSLV के द्वारा जैसा आप देख रहे दूर संचार, आप घर बैठे टीवी में देखते हैं, टीवी का प्रसारण है, मौसम की जानकारी है, ये सब आप इन अंतरिक्ष यानों के द्वारा जो होते हैं क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं सेवाएं। तो पृथ्वी पर किसी भी जगह का भौगोलिक स्थान अर्थात उस जगह का अत्यंत अचूक अक्षांश, लैटीट्यूड और रेखांश निश्चित करने के लिए IRNSS यह उपग्रह श्रृंखला प्रस्थापित की गई है। बच्चों, भारत और अंतरिक्ष तंत्र ज्ञान में अग्निबाण प्रक्षेपण केंद्र, ये देखिए थुम्बा जो तिरुवनंतपुरम में है, वहां से अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा। चांदीपुर उड़ीसा में है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। यहाँ विक्रम साराभाई जो एक वैज्ञानिक थे बच्चों, उनका ये चित्र है, देखिए विक्रम साराभाई का। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक कहा जाता है। उनके प्रयत्नों से फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL इस संस्था की स्थापना की गई। 1962 में भारत सरकार ने उनकी अध्यक्षता में भारतीय अंतरिक्ष समिति की स्थापना कर सन 1963 में देश का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा स्थापित किया। सबसे पहले भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा, जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, स्थापित किया गया। उनके ही प्रयत्नों से भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में छोड़ा गया। भारत का प्रथम उपग्रह कौन था बच्चों? आर्यभट्ट अंतरिक्ष में छोड़ा गया। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इनको जनक, अंतरिक्ष अभियान का जनक किसको कहा जाएगा बच्चों? विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई। अब बच्चों, आपने कभी ये अनुभव किया है, जैसे अपने यहाँ पृथ्वी पर कचरा होता है बहुत सारी चीजों का, उसी प्रकार से जब इतने अंतरिक्ष यान वहां पर छोड़े जा रहे हैं तो वहां भी कचरा होता होगा। तो बच्चों, आपने कभी सोचा कि अंतरिक्ष का कचरा और उसका व्यवस्थापन हम किस प्रकार से वहां पर करते होंगे? तो कृत्रिम उपग्रह हैं, मानव निर्मित भी वस्तुएं हैं। कृत्रिम उपग्रह भी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। मानव निर्मित वस्तुएं भी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रही हैं। ये देखिए, जितने भी सैटेलाइट कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं सब परिभ्रमण करते हैं, जिनमें सबकी आयु होती, जैसे हमारी आपकी मृत्यु हो जाती है उसी प्रकार उपग्रहों की भी आयु होती है। जब वो निष्क्रिय हो जाते हैं, ये भी निश्चित किया जाता है कि कोई उपग्रह, सभी उपग्रहों की कक्षा निश्चित होती है। जैसे ग्रह है, सभी सौर परिवार में सबकी कक्षा निश्चित होती है, उसी कक्षा में घूमते हैं, किसी से टकराएंगे नहीं। उसी प्रकार से जितने भी कृत्रिम उपग्रह भी छोड़े जाते हैं सब एक निश्चित कक्षा में अपने अपने घूमते हैं। लेकिन जब वो कई खंडों में टूटते हैं, निष्क्रिय होते जाते हैं, तो वो जो कचरा होता है और जो निरुपयोगी वस्तुएं हैं उनका क्या होता होगा? तो सन 2016 के एक अनुमान के अनुसार ऐसी निरुपयोगी वस्तुओं को 1 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई वाले 2 करोड़ टुकड़े पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण कर रहे हैं। अब समझ लीजिए। और ये सब क्या है? जो पृथ्वी के परिभ्रमण कर रहे हैं उनसे कुछ फायदा नहीं है, लेकिन जो टूट गए हैं वो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ये सभी अंतरिक्ष कचरा कहलाता है। ये कचरा कृत्रिम उपग्रहों के लिए हानिकारक हो सकता है। उपग्रहों पर और अन्य अंतरिक्ष यानों पर टकराव वह उन्हें हानि पहुंचा सकता है। घूम रहे हैं तो हो सकता है कृत्रिम उपग्रह जा रहे हैं उसके रास्ते में आ जाए। यह कचरा बच्चों दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके लिए कुछ पद्धतियों का अध्ययन भी चल रहा है। वैज्ञानिक हमारे अध्ययन कर रहे हैं कि इसको कैसे समाप्त किया जाए, तो इस समस्या का भी जल्द से जल्द छुटकारा मिल सकता है। और जो हमने बताया कि जो अंतरिक्ष में उपग्रह है, जो अंतरिक्ष यान हम भेजे जा रहे हैं, तो उनमें कभी टकराव न हो, कभी कोई हानि न हो कृत्रिम उपग्रहों का। ये सारी प्रक्रिया जो होती है
ये चल रही है। हमारे वैज्ञानिक इसके निराकरण करने में जुटे हुए हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने आज इस वीडियो में क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हम लोगों ने उपग्रह प्रक्षेपक माने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में देखा था। तो सबसे वजन जो होता है वो ईंधन का होता है बच्चों, और वो क्रम से एक एक भाग में टूटता जाता है, जैसा हमने आपको बताया। और पृथ्वी से दूर गए अंतरिक्ष अभियान जो है उसके बारे में यहाँ हमने एक शब्द आपको एस्केप वेलोसिटी, जिसको पलायन वेग बोलते हैं। पलायन वेग से कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं कर पाता है, जिसकी स्पीड होती है कम से कम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। हमने मून मिशन, मार्स मिशन और भारत और अंतरिक्ष तंत्र ज्ञान किस प्रकार से काम कर रहा है, किस प्रकार से हमारे वैज्ञानिक आगे खोज कर रहे हैं, अपने अनुसंधान संस्थान कहाँ कहाँ है, विक्रम साराभाई, सतीश धवन, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, और अंतरिक्ष का कचरा और उसके व्यवस्थापन में हमारे वैज्ञानिक जुटे हुए हैं उसको खोज करने में। ये सारी बातें आज हम लोगों ने इस वीडियो में भाग 2 में सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए इतना है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।